ये उस राजनेता की कहानी है जो नेहरू और इंदिरा दोनों से लड़ बैठा। जवाहर ने जिसे जनता का नाम लेकर सीएम की गद्दी से हटा दिया, जिसने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कहा, मेरे घर आइएगा तो लाव लश्कर लेकर मत आइएगा, केवल 11 लोग आइएगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 12 कप प्लेट है और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे घर आए और एक कप चाय भी पी ना सके। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। और आज की किताब है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे एस निजलिंगप्पा की बायोग्राफी माई लाइफ एंड पॉलिटिक्स। शुरू करते हैं नेहरू और निजलिंगप्पा की अदावत से। साल 1950 की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने, इसको लेकर बहस चल रही थी। मामला आचार्य कृपलानी बनाम पुरुषोत्तम दास टंडन हो गया था, पर असल में ये नेहरू बनाम पटेल था। लड़ाई का अंत कुछ ऐसा था कि पटेल संगठन पर अपनी पकड़ सिद्ध करते हैं, अपना अध्यक्ष बनवाते हैं और नेहरू कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि 1950 में पटेल की मृत्यु के बाद टंडन भी अध्यक्षी छोड़ देते हैं और नेहरू प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों हो जाते हैं। ये दोनों पद सिर्फ कुर्सियां नहीं थी, लगाम थी, एक सत्ता की और दूसरी संगठन की। और नेहरू दोनों लगाम अपने हाथों में रखना चाहते थे। दोनों लगामें अब उनके हाथ में आ चुकी थीं। ये नेहरू युग की शुरुआत थी। सन 51 और 54 तक नेहरू अध्यक्ष रहे और 1955 में उन्होंने अपने वफादार यूएन ढेबर को 5 सालों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी। ढेबर की अध्यक्षी में मद्रास के अवाडी कांग्रेस अधिवेशन में जब नेहरू ने भारतीय अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न, हिंदी में कहें तो समाजवादी किस्म की अर्थव्यवस्था कहा, तो ये बात एक इंसान को पसंद नहीं आई। ये शख्स थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता निजलिंगप्पा, जिन्होंने बैठक में खड़े होकर इसका विरोध किया। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि ये विरोध उनको बाद में भारी पड़ेगा। इसकी एक मानवी भी है। फरवरी 1957 में विधानसभा के चुनाव निजलिंगप्पा चित्रदुर्ग की मोलाकलमुरु सीट से चुनाव लड़े, जीते। कांग्रेस भी बंपर सीटें लेकर आई। 208 में से 150 सीटें। पुनर्गठित कर्नाटक में पहली निर्वाचित सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने निजलिंगप्पा, पर राजनीतिक टीकाकारों का मानना है कि नेहरू कांग्रेस की जीत तो भाई, पर उनका मुख्यमंत्री का बढ़ता हुआ राजनीतिक कद उनको अखर रहा था। उन्होंने बसप्पा दानप्पा जत्ती को मंत्री बनाने के लिए कहा। निजलिंगप्पा खतरा भांप के मना कर दिया। जत्ती नेहरू के आदमी थे। नेहरू ने अपने आदमी के लिए मुख्यमंत्री को अपना वास्ता दिया। दबाव बढ़ा तो बीडी जत्ती की मंत्री परिषद में जगह बनी। निजलिंगप्पा जानते थे जत्ती कुर्सी के हत्थे पर बैठेंगे तो कुर्सी हथिया लेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। सरकार बने अभी 1 साल से कुछ ही दिन हुए थे कि दिल्ली से हाईकमान ने जमनालाल बजाज के दामाद, कांग्रेस सचिव और केंद्र में फॉरेस्ट मिनिस्टर श्रीमन नारायण से संदेश भिजवाया। राज्य की जनता मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रही है। निजलिंगप्पा मुस्कुराए और कहा, दिल पर हाथ रखकर बताइए श्रीमन, जनता नहीं पसंद कर रही है कि जवाहर नहीं पसंद कर रहे हैं। श्रीमन नारायण शांत खड़े रहे और निजलिंगप्पा उसी वक्त इस्तीफा देकर चित्रदुर्ग अपने घर चले गए। बाद में वीरेंद्र पाटिल और रामकृष्ण हेगड़े के कहने पर बेंगलोर लौटे, पर विधायक दल की बैठक में ना अपना नाम आगे किया और ना अपने किसी समर्थक का। लाल बहादुर शास्त्री पर्यवेक्षक थे। उन्हें सुनिश्चित करना था कि बीडी जत्ती मुख्यमंत्री बन जाएं। बीडी जत्ती की राह अकंटक थी, सो उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही था। 16 मई 1958 को जत्ती मुख्यमंत्री बन गए और मार्च 1962 तक बने रहे। अब आते हैं 1959 के साल में। हमारी आज की कहानी के नायक एस निजलिंगप्पा अनजाने में ही पहली बार इंदिरा गांधी के विरोधी पाले में थे। नागपुर सम्मेलन में संगठन निजलिंगप्पा की पैरवी करता रहा, पर नेहरू इंदिरा के लिए अपना वीटो लगा देते हैं और इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बना दी जाती हैं। इस संघर्ष के बाद ढंग से इंदिरा और निजलिंगप्पा आमने सामने दशक भर बाद साल 1969 में आए। इस संघर्ष में लोगों ने पाले बदले, वफादारियां और गद्दारियां नए सिरे से परिभाषित हुई। राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस की कलह का अखाड़ा बनता है। ओल्ड गार्ड और युवा तुर्कों की भिड़ंत होती है और आखिरकार आज़ादी आंदोलन वाली गांधी की कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाती है। पर हम यहाँ वीवी गिरी की राष्ट्रपति वाली स्टोरी रिपीट नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको महामहिम के वीवी गिरी वाले एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। दरअसल साल 1969 में हुई कांग्रेस पार्टी की टूट की पृष्ठभूमि सन 1968 में पड़ गई थी।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 7 राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई थी। कामराज के अपने राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली। खुद कामराज चुनाव हार गए। इंदिरा ओल्ड घाट में सेंधमारी की योजना के तहत निजलिंगप्पा को कांग्रेस का अध्यक्ष तय करवा देती हैं। अध्यक्ष तय होने के बाद निजलिंगप्पा कामराज से मिलने पहुंचते हैं। कामराज सुबह की चाय पी रहे थे, उनके हाथों में अखबार था और उस पर निजलिंगप्पा के अगले अध्यक्ष बनने की खबर। कामराज निजलिंगप्पा की तरफ देखते हैं और बस एक वाक्य कहते हैं, अच्छा किया। 1968 के हैदराबाद अधिवेशन में जब खुली जीत में कांग्रेस अध्यक्ष का जुलूस निकलता है, निजलिंगप्पा के कंधे पर हाथ रखे जो शख्स खड़ा था वो थे के कामराज। कांग्रेस के विघटन के बाद इंदिरा के कांग्रेस के अध्यक्ष जगजीवन राम बने और निजलिंगप्पा कांग्रेस ओ के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ओ का पहला अधिवेशन 1970 में गुजरात के गांधीनगर में हुआ। देश के कोने कोने से आई भीड़ देखकर निजलिंगप्पा को लगा पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह गफलत ज़्यादा दिन नहीं रही। इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करके 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देते हुए आम चुनाव में जाने का फैसला किया। वो अपनी रैलियों में भाषण देती, वो मुझे हटाना चाहते हैं, मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ। जनता भी गरीबी हटाना चाहती थी, इसलिए उसने इंदिरा का साथ दिया और लोकसभा चुनाव में इंदिरा की बड़ी जीत हुई। दूसरी बात जिसका इल्हाम निजलिंगप्पा को हुआ वो ये था कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है और चलने वाली गोली इंदिरा के सियासी मुस्तकबिल पर नहीं बल्कि उनके ही भविष्य को लगी है। 1971 के बाद से लगातार निजलिंगप्पा की सक्रियता घटने लगती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट हुई। 1975 में कामराज का भी निधन हो चुका था। निजलिंगप्पा आपातकाल के आंदोलन में भी सक्रिय नहीं होते, पर 77 में आपातकाल हटने के बाद जब जनता पार्टी में कांग्रेस ओ का विलय होते हुए उसको भी निजलिंगप्पा देखते हैं। चंद्रशेखर जगजीवन राम जो कभी उनके खिलाफ इंदिरा का हथियार थे, जनता पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे थे। निजलिंगप्पा को लगता है कि ये समय राजनीति से संन्यास का है। वो राजनीति से संन्यास लेकर चित्रदुर्ग के अपने घर आ जाते हैं। 90 के दशक के उत्तरार्ध में निजलिंगप्पा और सोनिया गांधी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा मिलता है। ये चित्रदुर्ग में उनके रहने के दिन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निजलिंगप्पा से मिलने में दिलचस्पी दिखाई। प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सुरक्षा कर्मचारी उनके घर गए। एक रिचुअल था बस। निजलिंगप्पा ने सुरक्षा कर्मचारियों से कहा कि सोनिया गांधी के साथ केवल 11 सदस्य ही आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 दर्जन कप और तश्तरियाँ हैं। मैं इससे अधिक खर्च नहीं कर सकता। और वो ये नहीं चाहते कि कोई उनके घर आए और 1 कप चाय भी ना पी सके। सोनिया गांधी ने उनके द्वारा निर्धारित पूर्व शर्त का आदर किया और वो बात मान ली गई। तो ये थे निजलिंगप्पा के किस्से। किताबी बातों के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी अनुराग अनंत ने। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।